हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बरकरार रख के रहे होंगे और आगे बढ़ा रहे होंगे। और चलते हैं, आज एमसीक्यू का सेकंड क्लास है ये, है ना। और देखते हैं एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हम इसमें लेके आए हैं। तो चलते, पहला क्वेश्चन क्या करा उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लवण में या निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रखता है। रवा जल का मतलब समझते हैं क्या, कि इसका जो मतलब इसका फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो उसमें कह रहा है कि इसमें जल नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? रवा जल नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें वाटर का जो अणु मौजूद होता है उसमें नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है इसमें से कौन नहीं है। तो आपके सामने हम क्या कर रहे हैं ना, टोटल को लिख दे रहे हैं और उसमें से आप छाटेंगे कि इसमें कौन होगा इसका आंसर। जैसे नीला थोथा जो होता है ना, नीला थोथा को ही हम लोग क्या कहते हैं पता है? कॉपर सल्फेट कहते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का ही सामान्य नाम क्या है? नीला थोथा है ना। और इसका जो सूत्र होता है ये होता है आपका CuSO4 इंटू 5H2O। आप देखेंगे कि इसमें जल के कितने अणु मौजूद है? 5 अणु मौजूद है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो बाबू कटा। चलिए अब देखते हैं अगला, ये रहा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा लिखा हुआ, बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग पाउडर अलग होता है और बेकिंग सोडा अलग होता है। इसका और क्या क्या नाम है? बेकिंग सोडा को कहते हैं हम लोग क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके इतने नाम है। अगर आप इस नाम को पढ़ेंगे ना, अगर आप इस नाम को पढ़ेंगे ना तो इसी में आपको दिख जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमने क्या लिखा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका मतलब इसमें कौन आएगा? सोडियम भी आएगा और क्या आएगा? हाइड्रोजन भी आएगा और कार्बोनेट भी आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। तो हम बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3। और इसी का अन्य फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये तीनों का तीनों उसी का नाम है। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं इसमें। अब है जिप्सम आपके सामने। ठीक, अब जिप्सम का जो सूत्र होता है ये होता है, ये बनता है किससे? कैल्शियम सल्फेट से। CaSO4 इंटू 2H2। देखिए जल के अणु इसमें है कि नहीं है? तो ये भी नहीं होगा। आइए, अब है धोने वाला सोडा। ठीक है, और सॉरी, इसमें तो हम छोड़ दिया हमने। हाँ, धोने वाला सोडा पे आइए। इसका क्या होता है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है। ठीक है, और आप देखेंगे यहां पे क्या क्या मिल गया, और इंटू 10H2O इंटू 10H2। तो इसमें जो आंसर होने वाला है आपका, वो आंसर कौन सा होगा? बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा अब? तो आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर में आप देखेंगे तो ऐसे होता इसका भी है, लेकिन इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये क्लियर हुई, है ना। इसमें देखिए हम सबका लिख दिए। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं और इसका सूत्र ये होता है। इसके अलावा एक और होता है हरा कशिश। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। अब हरा कशिश क्या होता है, तो यहीं पे हम उसको नोट करवा देते हैं आपको। हरा कशिश
आइए, एक होता है हरा कशिश, इसको और क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं, फेरस सल्फेट। इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है उसका सूत्र, तो इसका होता है FeSO4 इंटू 7H2O। इसमें जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो इसमें 7 अणु मौजूद होते हैं, किसके, जल के, ठीक है। और इसमें आप देखें तो इसमें आपको कितने अणु दिखे, 5 अणु दिखे, इसमें कितने देखे, 10 अणु, और यहां भी कितने, 2 अणु। तो अगर आप इस सारे में देखेंगे तो ये एक ऐसा मिला आपको ऑप्शन बी जिसमें रवा जल नहीं है, मतलब इसमें जल के अणु, इस रवा में जल के अणु मौजूद नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है कि सोडियम बेकिंग पाउडर, देखिए यहां क्या लिखा, बेकिंग पाउडर। तो हमने बताया था कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने वाला सोडा बोलते हैं उसको, लेकिन बेकिंग पाउडर अलग है। अब बेकिंग पाउडर क्या है तो आपको हम बता दें, चलिए हाँ चलिए, इसमें दिया हुआ है तो इसी के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। कह रहा है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये बिल्कुल सत्य बात है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है। कह रहा है कि इसका दूसरा अवयव क्या है ना, कह रहा है इसका दूसरा अवयव क्या है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो ये जो बेकिंग पाउडर बनता है ये किससे मिलकर बनता है, तो इसमें रहता है सोडियम बाय कार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल। अब आपको आंसर मिल गया होगा। तो ये जो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है वो किससे होता है, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, और खाने वाला सोडा बोलिए या बेकिंग सोडा बोलिए, ठीक है। तो इसका और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है उसमें। और हम बात करें कि इसका प्रयोग कहां होता है इस बेकिंग पाउडर का, तो बेकिंग पाउडर का जो उपयोग होता है, ये पाव रोटी बनाने में इसका प्रयोग होता है ना। इसका प्रयोग कहां पे होता है, तो ये पाव रोटी बनाने में इसका प्रयोग होता है। अच्छा, ये क्या करता है, पाव रोटी को लचीला कर देता है। अब कहेंगे सर ये काम तो ये भी कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपका, लेकिन इसमें टार्टेरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है। तो आप जानते हैं कि इसका जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट पाव रोटी में मिला दे तो ये क्या करेगा, खाने में मजा आएगा, कड़वा लगेगा, है ना। तो इसीलिए इसमें किसको मिलाया जाता है, अम्ल को मिलाया जाता है, ठीक। और आप जानते हैं कि अगर ये भस्म और अम्ल आपस में मिल जाए तो ये क्या करेगा, उदासीन कर देता है। अतः इसमें टार्टेरिक अम्ल मिलाने का मुख्य उद्देश्य वही होता है, क्या कि ये क्या करता है, इसको उदासीन कर देता है ना, लवणीय कर देता है, लवण बना देता है। क्योंकि डायरेक्ट अगर इसमें क्या करे, इस भस्म को डाले या इसके घोल को, क्षार को डालेगा तो ये क्या करेगा, पाव रोटी को कड़वा बना देगा, है ना। लेकिन इसीलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, टार्टरिक अम्ल को मिलाया जाता है, ताकि इसे क्या कर सके, उदासीन कर सके। बातें समझ में आ गई क्या। ये दोनों का दोनों एसिड जो है ना, ये क्या है पता है, दुर्बल अम्ल है ना। ये दुर्बल अम्ल है, ये कैसा है, ये है दुर्बल अम्ल, और ये है दुर्बल भस्म, ठीक है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज और किस काम के लिए किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज इनो बनाने में भी क्या काम किया जाता है इसका, है ना। इनो जो तैयार किया जाता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता
है। इसके अलावा एंटासिड की गोलियां बनाने में, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज खाने वाला सोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग इसको बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे कोई भी लचीला किसी खाने वाले खाद्य सामग्री को लचीला बनाना होता तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है, उसकी हल्की मात्रा डाली जाती है, क्योंकि जब ये रिएक्शन करता है तो ये टूटता है। और देखिए ये टूट के क्या बनाता है, अगर हम क्या करें कि NaCO3 करें, जब इसको गर्म किया जाता है ना, जब ये गर्म होगा तो इसमें से क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलता है। और CO2 गैस जब बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा बताइए, अगर ये CO2 गैस बाहर निकलेगा तो वो बीच बीच में क्या ये जाके क्या होता है, जमा हो जाता है, और जिसके कारण ये स्पंजी बनाता है, किसी भी खाद्य सामग्री को ज्यादा फुलाता है। इसके कारण यही है कि जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 गैस रिलीज होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद है क्या, आपके सामने जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट एक क्या है, लवण है ना, जिंक सल्फेट एक लवण है, ठीक है। उसके बाद टार्टेरिक अम्ल, ये कहां आपको देखने को मिलता है, तो ये मिलता है अंगूर में, है ना। ये कहां देखने को मिलता है, तो ये आपको अंगूर में देखने को मिलता है। और कहां, इमली में, है ना, अंगूर और इमली में आपको ये मिलेगा। अच्छा चूना जल क्या है ना, चूना जल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चूना जल क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अर्थात हम कहें चलिए ये रहा अनबुझा चूना। अब अनबुझा चूना का निर्माण कैसे होता है, तो आपको बता दें कि ये इसका निर्माण ऐसे होता है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, जब इसमें हीट देंगे तो ये टूटेगा और टूट के क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा, इसको रिलीज कर देगा। इसका नाम क्या हो गया, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना कह लीजिए, या इसी को अनबुझा चूना कह लीजिए, ठीक है। अब इस अनबुझा चूना के ऊपर क्या करिए, जल डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, तो ये क्या करेगा, अब ये बुझ जाएगा, ये क्या बना लेगा, CaOH का हॉल्ट ट्वाइस बना लेगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चूना जल कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चूना जल कह लीजिए, भखरा चूना कह लीजिए, बुझा हुआ चूना कह लीजिए, है ना। ये सब इसी का नाम है। तो क्लियर है। तो इसमें आपका आंसर क्या हुआ बताइए, इसमें आंसर क्या होगा, तो ये होगा टार्टेरिक अम्ल, है ना। बेकिंग पाउडर के अवयव में सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा दूसरा किसको मिलाया जाता है, तो ये है टार्टेरिक अम्ल, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी विलयन के पीएच मान, कह रहा है किस विलयन, अच्छा किसी विलयन के पीएच मान 4 है, ठीक है, तो विलयन होगा, ठीक है। अब देखिए ये रहा पीएच स्केल, यहां है उदासीन। अब इधर जितना इधर आएंगे बाईं ओर, लेफ्ट आएंगे, और इधर हो गया राइट। अगर आप राइट में जाएंगे तो ये क्या करेगा, क्षारीयता को बढ़ाएगा और इधर अम्लीयता को बढ़ाएगा। तो इधर जितना हम लेफ्ट में आएंगे 0 तक पहुंचेंगे तो ये क्या कर रहा है, इधर जितना आएगा ये अम्लीयता को बढ़ा रहा है, इधर क्षारीयता को बढ़ा रहा है। यहां पे क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ये क्या है, उदासीन है। ये क्या है, उदासीन है ना। इसके बाईं ओर आएंगे तो अम्लता बढ़ेगा, इसके दाईं ओर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा। अब आपके सामने क्वेश्चन किया है क्या कि पीएच मान 4 है, तो आप 4 को देखेंगे तो ये इसके लेफ्ट साइड में आ रहा है। किधर आ रहा है,
लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में आएगा तो बताइए अब आंसर क्या होएगा? कैसा होगा? अम्लीय होगा, है ना। कह रहा है क्षारीय कब होगा? जब पीएच मान 7 से अधिक हो। क्लियर है? जब पीएच मान 7 से अधिक हो। उदासीन कब होगा? जब पीएच वैल्यू कितना हो जाए? 7 हो जाए, उदासीन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा? अच्छा, क्या बोला है? प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय का डेफिनेशन क्या है बताइए? इसका डेफिनेशन क्या है प्रबल अम्ल का? यह जल में घुलकर क्या करता है? पूर्णतः घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, वो प्रबल अम्ल कहलाता है। और प्रबल अम्ल का जो सूत्र, प्रबल अम्ल जो है वो कौन कौन सा है? HCl है, ठीक है। उसके अलावा H2SO4 है। इसके अलावा HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों का तीनों किस में आता है? प्रबल अम्ल में आता है। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में कह रहा है चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है प्रबल अम्ल, तो अम्लीय तो ये भी है, और ये कैसा है? ये क्षारीय है ना। ये कैसा है? क्षारीय है। और देखिए यहां पे किसका बात किया है? प्रबल। तो प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। अब बोलेंगे सर ये 0 में होता है क्या? होता है। वो किसका होता है बता दूं? वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। इसका कितना होता है बता दे? या तो ये 0 -1 से लेके 0 तक का होता है इसका पीएच वैल्यू। सोच के देखो यार, ये कहां जा रहा है? माइनस में जा रहा है, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू कहां चला जाता है? माइनस में, है ना। तो 0 से लेके ऋणात्मक तक होता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो 0 से नीचे जैसे ही होगा तो बताइए ये क्या होगा? प्रबल होगा ना। ये प्रबल होगा, तो इसमें आंसर बताएंगे क्या होगा? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बातें? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच होता है ना। ये तो बहुत आसान बात पूछ दिया ना। उदासीन, उदासीन किसका होगा? जिसका 7 होगा, है ना। उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। कोई दिक्कत? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर किसी का पीएच वैल्यू 6 है, अगर किसी का पीएच वैल्यू 6 है तो ये कैसा होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। किसी का 8 है तो ये कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 9 है तो ये भी कैसा होगा? क्षारीय है ना। और इसका आंसर क्या होने वाला है? ये 7। अच्छा और बता दें आपको कि 7 जो है ना ये होता किसका है? शुद्ध जल। शुद्ध जल कहिए या आसुत जल बोलिए, डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल और पीएच वैल्यू, आसुत जल जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। अच्छा इसके अलावा आप इस बात को जानिए कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि जल में विद्युत धारा का प्रवाह तो होता है, लेकिन शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है।
है ना। शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करा अभिक्रिया लिया कितना H2O और HCl, ये बना लेता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन में जल का आचरण कैसा होता है। चलिए इसको हम बेहतर तरीके से यहां लिख देते हैं। ये कौन है, जल है। अब जल में डाल दिया किसको, HCl को। ध्यान रखिएगा जो भी प्रबल अम्ल होता है ये जल में क्या करता है, ये पूर्णतः मिल जाता है ना। जल के साथ ये अभिक्रिया करता, वो भी कैसा, पूर्णतः। और खास करके जो प्रबल अम्ल है ना, तो सांद्र एक होता है, सांद्र एक तनु होता है। बात समझ में आ रही है। एक चीज समझिएगा, एक होता है अम्ल, दो टाइप का होता है। एक होता है सांद्र अम्ल, कहीं कहीं आप लिखे देखेंगे ना, लिखा हुआ मिलेगा सांद्र अम्ल, और एक जगह मिलेगा तनु अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब होता है जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, और पानी इसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात कर ले तनु का, तो तनु में ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जल बहुत ज्यादा होता है, प्लस अम्ल का मात्रा इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, तनु, है ना, डाइल्यूट एसिड। ठीक है। अब देखिए इसको, अगर ये सांद्र है, अम्ल की मात्रा ज्यादा है, जैसे इसको पानी में डालेंगे तो ये तेजी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा ना। और रिएक्शन जैसे ही करेगा तो ये उसमें से तेज उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, तेज उष्मा उत्पन्न होता है, और उसके साथ साथ ये पानी क्या करेगा, खौलेगा और छलक के बाहर निकलेगा। ठीक है। अगर किसी बर्तन में आप क्या किए हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं जिसमें जल पहले से मौजूद हो, तो उस केस में क्या करेगा, ये उसमें से तेजी से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन के बाद क्योंकि ये क्या करता है, पूर्णतः ये घुलकर H+ आयन देता है, और ये उस केस में क्या होता है, ये उष्मा भी उत्पन्न करता है, और पानी छलक कर वो आपको पड़ भी सकता है ना। तो वही हमसे यहां पूछा गया है कि ये दोनों का जो रिएक्शन होगा तो इसका आचरण कैसा होगा। ठीक है। तो देख लेते हैं भाई। तो ये बनाता है, पता है क्या, H3O प्लस और Cl माइनस प्लस उष्मा, और ये तेज उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है। हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन का आयन देता है, और साथ में उष्मा भी उत्पन्न करता है। और अब बताइए, इसमें जब HCl डाले हैं जल में, तो प्रकृति इसका कैसा होने वाला, ये भास्मिक तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये कैसा हो जाएगा, तो अम्लीय होगा। कहानी सिंपल है। अब इसमें अगर हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं, है ना। अगर हम जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब डालेंगे तो ये कैसा व्यवहार करता, तब भस्म के जैसा करता है ना। लवण जैसा व्यवहार कब करेगा, जब अम्ल और भस्म, यानी कि हम क्या करें, HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब किसका निर्माण करता, ये करता तब लवण का। बातें समझ में आई। चलिए, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर हो जाएगा ए। कह रहा एक विलियन नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल करता है। तो विलियन का पीएच मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब चलिए यहां पे थोड़ा सा हम लिटमस पेपर पे कुछ कहानी करते हैं हम लोग। ठीक है। बात करेंगे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ठीक है। चलिए,
देखिए अगर हम लिटमस पेपर के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो सबसे पहले ये किस समूह का है? तो ये है थेलोफाइटा समूह का, थेलोफाइटा समूह का। ठीक है, ये किस वर्ग का है? थेलोफाइटा समूह का है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि इसे कहां से प्राप्त किया जाता है, इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे? ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसका जो है वास्तविक कलर कैसा होता है? अगर हम बात करें कि इसके कलर का, तो इसका जो वास्तविक कलर होता है वो बैगनी कलर होता है। इसका जो रियल कलर होता है वो कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है ये। ठीक है, चल इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये अम्ल में, इसे अम्ल में डालने पर ये अपने रंग को क्या करता है? परिवर्तित कर लेता है ना। अब ये नीले से क्या कर लेगा? ये लाल कर लेता अपने कलर को। ठीक है, इसके अलावा जब इसे क्षार में डाला जाए, क्षार में डालने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको इतने में इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, कह रहा है एक विलयन नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। यानी कि ये ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो रहा है ना। ब्लू से किस में कन्वर्ट कर रहा है? रेड में, है ना। तो ये काम कौन करता है बताइए? नीले से लाल में ले जा रहा है, तो नीले से लाल कर देता है कौन? सॉरी, ये ABR, ब्लू से रेड, BRB, ये नीला होता है। ये रेड हो गया, ये हो गया नीला। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको अगर ये कह रहा है कि नीले से लाल कर रहा है, तो नीले से लाल कर कौन करता है? ये अम्ल करता है। और अम्ल का pH वैल्यू खोजिए कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या 7 हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर 7 होगा, क्योंकि सॉरी 6 होगा, क्योंकि ये कैसा? अम्लीय है ना। इसका pH वैल्यू कैसा? अम्लीय है। और ये अम्ल ही क्या करता है? इसको नीले से लाल में कन्वर्ट कर देता है। इसका हम सिखाए भी थे, ये पिछले क्लास में आपको बताए भी थे कि इसका तरीका याद रखने का। तो ABR एसिड क्या कर रहा है? ब्लू से रेड में ले जा रहा है ना। और BRB बेस क्या करता है? रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करता है। मतलब कि अगर लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है, वो कौन कर रहा है? क्षार कर रहा है। ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर को नीला लाल कर रहा, ब्लू को लाल कर रहा है वो कौन? एसिड। तो यहां पे क्या हो रहा है? ब्लू को लाल कर रहा है वो कौन करेगा? एसिड। अब देखेंगे तो ये 8 क्या है? क्षारीय हो जाएगा, 12 भी क्षारीय होगा, 10 भी क्षारीय होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा या घ होगा, है ना। 6 हो जाएगा इसका आंसर। एनी डाउट्स? तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो देखिए ये क्या देता है? H+ आयन, है ना। अम्ल क्या करता है? अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। क्या करता है?
H प्लस आयन प्रदान करता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें OH माइनस आयन कौन प्रदान करता है, तो OH माइनस जो है ये कौन करेगा, ये करता है भस्म। भस्म जल में घुलकर क्या देगा, OH माइनस आयन प्रदान करता है। क्या करता है, OH माइनस आयन प्रदान करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो ये तो परमाणु का पार्ट है ना, इस परमाणु का ये न्यूक्लियस हुआ, इसमें कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना। जब कोई तत्व की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान करता है, जबकि उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों क्या होता है, स्थिर होता है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें कि सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है या परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है, जब ये टूटता है तो 2 8 1 के फॉर्म में टूटता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं। बातें क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अम्ल को का जलीय विलयन विद्युत, क्या लिखा हुआ ये विद्युत है ना, विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में होता है, क्या होता है, विलय होता है या आयनित होता है। सोचिए यहां पे अगर हम आपसे पूछे कि ये विलय होगा या आयनित होगा, ये दोनों में बच्चे को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, विलय कब होता है, जब हम कोई पदार्थ को उसमें घोलते हैं और पूर्णतः वो घुल जाता है तो वो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है ना। जैसे नमक NaCl को अगर हम वाटर में डालेंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे हम जल में डालेंगे, तो ये पूर्णतः उसमें घुल जाएगा, तो ये क्या बना, ये क्या है, विलय है ना। तो ये जल में विलय होने वाला है, तो ये नहीं, तो आंसर ये होगा क्या, नहीं होगा, अविलय तो होगा ही नहीं। आंसर क्या होगा इसका, आयनित होगा। अब कैसे होगा बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। हम लेते हैं जल और जल में डालते हैं किसको, HCl को। अब देखिए ये जल में मिलने के बाद ये क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। बातें समझ में आ रही है क्या, हाइड्रोनियम आयन इसका नाम है, और ये क्या करेगा, जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता। मतलब यहां पे आयन दे रहा है ना, ये आयन दे रहा था, इसीलिए क्या होता है, आयनित हो जाता है। बातें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा ऑक्जेलिक एसिड है ना, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना, इसका प्राकृतिक स्रोत कौन है। तो चलिए हम एक तरफ से लिख देते हैं, कलर सही है। चलिए अब संतरा की बात करें तो संतरा में कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, संतरा के अलावा और ये किस में होता है, तो संतरा के अलावा ये होता है नींबू में, है ना।
इसके अलावा कच्चे अंगूर में, कच्चे अंगूर में, इसके अलावा आम में भी होता है ये सिट्रिक एसिड, है ना। उसके अलावा टमाटर में क्या हो जाएगा, तो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। क्लियर, ऑक्जेलिक एसिड किसमें हो जाएगा, टमाटर में हो जाएगा। अब सिरका की हम बात करें, अगर हम सिरका की बात करें तो सिरका में कौन सा एसिड होता है, तो सिरका में होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। क्लियर, चलिए इसके अलावा इमली, इमली में कौन सा होता है, तो इसमें होता है टार्टेरिक अम्ल होता है। कौन सा होगा, टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल होगा। क्लियर, अच्छा ये टार्टेरिक अम्ल और किसमें होता है, तो पके हुए अंगूर में। देखिए कच्चे अंगूर में कौन सा हो जाएगा, सिट्रिक एसिड हो जाएगा, और उसके बाद पके हुए अंगूर में कौन सा होगा, तो टार्टेरिक एसिड। क्लियर है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, हमारा शरीर का परास कितने के बीच कार्य करता है। तो सामान्यतः जो हमारे शरीर का ये होता है, पीएच वैल्यू का जो परास होता है वो कितने के बीच होता है, 7.0 से लेके 7.8 के बीच होता है ना। तो चलिए इसमें खास नहीं था, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि टार्टेरिक अम्ल, देखिए किसका बात किया है, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। संतरा में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरका में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। और इसका आंसर जो है वो कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इमली। इमली में कौन सा होता है, टार्टेरिक अम्ल। पके अंगूर में भी कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक अम्ल होता है। क्लियर है, चलिए इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा मधुमक्खी के एक मतलब डंक एक अम्ल छोड़ता है, ठीक है, जिसके कारण दर्द जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। देखिए मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, है ना, मधुमक्खी के अलावा बिच्छू हो गया, उसके बाद लाल चींटी हो गया, चींटी हो गया, इसके अलावा वो जो होता है मधुमक्खी टाइप का ही एक और होता है ना, येलो येलो कलर का, उसमें भी होता है क्या, ये सभी में आपको क्या देखने को मिलता है, मेथेनोइक अम्ल देखने को मिलता है। ठीक है, ये है मेथेनोइक अम्ल। अच्छा ये मेथेनोइक अम्ल कैसा नाम है, तो इसका ये IUPAC नेम है। ठीक है, ये कैसा नाम है, ये IUPAC नेम है। ठीक है, अच्छा इसका साधारण नाम क्या है, अगर हम इसकी बात करें मेथेनोइक एसिड का साधारण नाम, तो साधारण नाम इसका क्या है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक। क्लियर, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। चलिए अच्छा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है,
चलिए रासायनिक सूत्र को हम यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं। ये कलर दिख रहा है क्या? चलो यार कोई और ले लेता हूं। चलिए, तो इसका जो होता है रासायनिक सूत्र वो क्या होता है? HCOOH होता है। क्लियर? फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCOOH होता है। और फॉर्मिक एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेथेनोइक एसिड कहते हैं। ये बिच्छू के डंक में, उसके बाद मधुमक्खी के डंक में, अच्छा पीला पीला जो बिरनी बोलते हैं ना, उसके भी डंक में ये पाया जाता है ना। उसके बाद लाल चींटी में भी आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद आते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड किसका नाम है? एथेनोइक एसिड की अगर हम जिक्र करें तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का अगर साधारण नाम की बात करें, साधारण नाम कौन सा है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, इसको कहां लिख दूं? इसका रासायनिक सूत्र होता है, चलिए यहां पे लिख देते हैं, CH3COOH होता है, ठीक है। एथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, साधारण नाम एसिटिक एसिड है। कहां पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है ना। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH होता है। कोई डाउट? चलिए, इसके अलावा है कौन सा? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड के बारे में अभी जस्ट बताए हैं। ये कहां कहां देखने को मिलता है? तो नींबू में, है ना, संतरा में, कच्चे अंगूर में, कच्चे अंगूर में। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये कहां देखने को मिलता है? ये कहां मिलता है? तो इसको इधर से लिख लो यहां पे, ये टमाटर में देखने को मिलता है। क्लियर? बातें समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। तो ये थी ओवरऑल इस क्वेश्चन की कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरा निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? ठीक है, बात किसका किया है? एसिड रेन का। अब एसिड रेन कैसे होता है हम लोग उसके बात करेंगे। तो ये SO2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिम्मेदार होता है किसके लिए? ये होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसके लिए ये जिम्मेदार है? तो ये है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैश्विक तापन। ठीक है। अब देखिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यही है वो कंपाउंड जो क्या चीज के लिए जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय वर्षा में बदलता है, कैसे बदलता है? तो आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, दो अणु होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। ये क्या करते हैं? पहले मिलेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और इसमें ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ ये मिलेगा, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसमें जल के कितने अणु मिल जाएंगे? तो जल के 2 अणु मिलेंगे, और मिलने के बाद ये बना लेगा
2H2SO4, ठीक है। और H2SO4 ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जब बारिश होगी उसमें क्या होगा, इसकी मात्रा जल में मिल जाएगी और मिलने के बाद पानी वर्षा जब होगा, वर्षा के पानी का पीएच मान को ये क्या करेगा, घटा देगा। अब देखिए सामान्य वर्षा का जो पीएच मान होता है, सामान्य वर्षा का पीएच मान ये होता है 5.6, ठीक है। ये कितना होता है, 5.6 होता है। जब 5.6 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा। अब जब एसिड रेन होगा तो ये क्या करेगा, मिट्टी की अम्लता को कम कर देगा, बढ़ा देगा। और मिट्टी की अम्लता अगर बढ़ जाएगी तो खेत में उपजाऊ होगा क्या, नहीं होगा, है ना, वो खेत बंजर होने लगेगा। अब देखिए इसके अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, खेतों में क्या डाला जाता है, कली चूना या भखरा चूना डाला जाता है। उसमें कौन सा गुण होता है, तो भास्मिक गुण होता है, ताकि ये अम्लीय मिट्टी के साथ मिलकर इसकी अम्लता को कम कर देता है। बात समझ में आई। जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, है ना, जब वर्षा के जल का पीएच मान कितने से, 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। बातें क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टूथपेस्ट कैसा होता है। आपको बता दे थोड़ा सा कहानी टूथपेस्ट का क्या है। देखिए मनुष्य के मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। फाइव पॉइंट फाइव होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब हम लोग या भोजन करते हैं तो भोजन के बाद क्या होता है कि ये भोजन शर्करा होता है और ये जाके हम लोग के दांतों के आसपास में ये फंस जाते हैं और फंसने के बाद ये क्या करता है कि मुंह के अम्लता को बढ़ा देता है। लेकिन जो ये सलाइवा निकल रहा है ना, ये तीन जोड़ी जो सलाइवा का ग्लैंड है, कौन कौन सा, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और एक और कौन सा है बताइएगा, है ना, वो तीन जो ग्रंथियां हैं उस ग्रंथि के द्वारा सलाइवा लार बाहर निकल रहा है। और लार कैसा होता है, अंशतः क्षारीय होता है। और जब ये क्षारीय होता है तो ये क्या करता है, आपके हमारे मुंह के पीएच मान को बरकरार रखने में आंशिक भूमिका निभाता, पूरे तरीके से नहीं, आंशिक भूमिका। अब देखिए क्या होता है, जब आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने से ब्रश क्यों करते हैं, क्योंकि आपके मुंह का पीएच मान जो है बढ़ गया रहता है, या हमारे आपके कोई भी जो हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रश का जो उसमें जो गुण होता है वो क्षारीय गुण होता है, ताकि हम लोग के मुंह का जो पीएच मान है ना उसको क्या करता है, उदासीन कर देता है। मतलब 5.5 इसका सामान्य है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और हमारे मुंह की अम्लता को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश क्या करता है, ब्रश का गुण क्षारीय होता है और उस क्या क्या मिला हो रहा था हम अभी बात कर लेते हैं इस पे। तो ये मुंह की अम्लता को क्या कर देता है, कम कर देता है। और कम करेगा तो इसलिए क्या होता है, दांतों के जो ऊपरी हिस्से हैं, एनामेल जो है, उस एनामेल को संक्षारित होने से बचाता। अगर एनामेल को डैमेज करेगा कौन, ये एसिड जो है, मुंह की अम्लता अगर बढ़ जाए, यानी कि अगर मुंह की अम्लता 5.5 से कम हो जाए, यानी कि 5.5 से कम हो जाए, अगर मुंह की अम्लता 5.5 से कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो एनामेल है, एनामेल जो है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं इनामेल,
इस इनामेल को क्या करेगा, ये डैमेज करेगा। और दांत का सबसे मजबूत, है ना, मजबूत हिस्सा जो है वो उसकी ऊपरी परत होती है जो इनामेल का बना होता है। इसको जैसे ही डैमेज करा, आप बताइए दांत को क्या करेगा, ये खराब कर देगा, है ना। तो मुंह का जो सामान्य मुंह का पीएच मान होता है कितना होता है, 5.5 होता है। अब देखिए, अब टूथपेस्ट की हम कहानी इसमें लाते हैं। तो टूथपेस्ट का जो गुण होता है ना, वो क्षारीय होता है। ठीक है, टूथपेस्ट का गुण कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें टूथपेस्ट में मिला क्या क्या रहता है। इसमें मिलाता है सोडियम फ्लोराइड। अब ये सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, इसका काम है इनामेल को मजबूती देना। ठीक है, इसका काम क्या है, इनामेल को मजबूती देना। दूसरा इसमें क्या मिला हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट या हाइड्रेटेड सिलिका। इसको दो नाम से हम लोग जानते हैं, एक तो हाइड्रेटेड सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब इसका काम क्या है वो देख लेते हैं। इसका काम है दांतों के दाग धब्बे कह लीजिए ना, दाग या धब्बे को हटाना। इसके बाद इसमें और मिलाया जाता है हटाना। ठीक है, इसके अलावा चलिए यहां पे एक ले लेते हैं अलग से। ठीक है, तो एक ने हम बात कर लिया किसके बारे में, सोडियम फ्लोराइड के बारे में। उसके अलावा यहां पे हम दूसरा बात कर लिए किसके बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सिलिका। ठीक है, अब इसका काम क्या है, एब्रासिव का काम है इसका। एब्रासिव जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघर्षक। ठीक है, अपघर्षक का काम ये करता है। ये किसका काम कर रहा था, ये कर रहा था इनामेल को मजबूत करने के लिए, इनामेल को मजबूती प्रदान कर रहा था। मजबूती का काम यह कर रहा था। इसके अलावा इसमें मिलाया जाता है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ठीक है, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये किसके लिए है, ये झाग उत्पन्न करता है। ये झाग उत्पन्न करता है। इसके अलावा उसमें जो नमी बनाने के लिए इसको किसको मिलाया जाता है, ग्लिसरीन को।
ग्लिसरीन को किस लिए मिलाता है उसमें? नमी बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इतने चीजों को उसमें मिलाया जाता है और ये सभी का गुण कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये उसके अपघटक है जिसको उसमें मिलाया जाता है। क्लियर है बातें? समझ में आई क्या? आगे बढ़े, हट जाते हैं थोड़ा सा यहां से। ठीक है, चलिए। अच्छा, टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू कितना होता है ना? टूथपेस्ट का अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें, इसका पीएच मान की अगर हम बात करें, ये होता है आपका से 5। ठीक है, ये 6.5 से 7.5 होता है। ये क्या किया? मुंह की अम्लता को कम करता है, अर्थात मुंह के में जो अम्लता की मात्रा बढ़ जाता है इसको उदासीन कर देता है। इसका ये काम है। अगर उदासीन ना करेगा, लंबे समय तक अगर यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करता है? दांत के एनामेल को डैमेज कर देता है, जिसके कारण जो दांत में वो जो क्या कहते हैं उसको, उसका एरिया जो खोखला हो जाता है या जो दांत में सड़न आ जाता है, इसके लिए यही इसका मुख्य कारण यही है। अब देखिए, इसके अलावा प्राकृतिक रूप से जो नीम का दातुन होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है। वो क्या करता है? एक तो दांत भी साफ करता है, दूसरी बात है कि उसमें जो क्षारीयता का गुण होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर नीम का आप दातुन करेंगे ना तो आपको कड़वा फील होगा। तो एक्चुअली वो अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन करता है। प्राकृतिक रूप से वो है। बाकी आपके सामने ये रहा जिसका प्रयोग हम लोग जो करते हैं एक टूथपेस्ट का निर्माण करने के लिए। टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 होता है। तो ये ओवरऑल कहानी था टूथपेस्ट का। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया क्षारीय। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा अम्लीय विलयन का मान होता है। किसका बात कर रहा है ये? अम्लीय विलयन का बात कर रहा है। तो अम्लीय विलयन जैसे ही बोलेगा तो पीएच मान तो आप जानते हैं, ये अगर इस पे रखेंगे 7 को, 7 से जैसे इधर आएंगे तो इसमें किसका गुण बढ़ेगा? अम्लीयता बढ़ेगा इसमें। ठीक है, और जैसे इधर जाएंगे तो ये किसको बढ़ाएगा? तो ये क्षारीयता को बढ़ाएगा। क्लियर? तो देखिए क्या बोला, अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन कब होगा? जो 7 से कम होगा। तो 7 से कम ढूंढ लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर 7 से कम हो जाएगा। 7 से अधिक की बात अगर करें तो ये कैसा हो जाएगा? ये होगा क्षारीय। ठीक है, और ये 7 क्या होगा? ये हो जाएगा उदासीन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अभी जस्ट बताएं कि अम्लीय मतलब वर्षा का जो सामान्य वर्षा का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 5.6 होता है। अब जैसे 5.6 से कम हुआ तो हम कहेंगे कि ये कैसा रेन हो रहा है? एसिड रेन हो रहा है। ठीक है, अम्लीय वर्षा हो रहा है, अर्थात एसिड रेन कब होगा? जब 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 इसका पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा? 5.6 से कम होगा। तो ये क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अम्लीय वर्षा कहलाएगा। कोई दिक्कत कहीं से? चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। बात आ गई सिरका की। कह रहा है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा, ये गंध काम्ल मतलब समझते हैं क्या है? ये गंध काम्ल का मतलब समझते हैं क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल।
और इसी का दूसरा नाम है गंधकाम्ल। बातें समझ में आई? आइए तो अब सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, अब चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है रासायनिक सूत्र? HCl होता है ना। उसके बाद अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो इसका पीएच मान कितना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका होता है HCOOH होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड की बात करें तो कितना होता है? इसका हो जाएगा आपका CH3COOH हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में कौन पाया जाएगा बताइए? सिरका में हो जाएगा एसिटिक एसिड, है ना। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। कोई डाउट? समझ में आ रही है? क्लियर है? ये टोटल पॉइंट क्लियर? आंसर डी हो गया इसका। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इसका जवाब हमको लगता है ना कि आप लोग को देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इसका चर्चा हम शुरू में कर चुके हैं। किसके बारे में? चींटी के डंक के बारे में, है ना। लाल चींटी याद करिए, शुरू में बताए हैं, है ना। तो लाल चींटी में कौन सा, देखिए कितना यहां फंसाने वाला काम किया है। यहां फॉर्मिक एसिड नहीं लिखा है, ये क्या लिख दिया पता है? ये लिख दिया है मेथेनोइक अम्ल, है ना। और मेथेनोइक अम्ल किसका नाम है? ये तो किसका है? फॉर्मिक अम्ल का नाम है ना। फॉर्मिक अम्ल का ही नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है ना। चलिए, और सिट्रिक एसिड, तो ये तो सिट्रिक इसका नाम ही है, जो कहां मिलता है? नींबू में, संतरा में और कच्चे अंगूर में। उसके बाद आइए, ऑक्जेलिक एसिड कहां मिलता है? ये मिलता है टमाटर में, टमाटर में मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए? आंसर इसका सी हो गया। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक यानी कि ओलेफैक्टरी इंडिकेटर नहीं है ना। अब देखिए ये गंधीय सूचक का मतलब होता है कि इसे, जैसे जो व्यक्ति अंधे हैं, है ना, उन व्यक्ति को वो अम्ल है या भस्म है, इसकी पहचान के लिए क्या यूज करता है? गंधीय सूचक, है ना। गंधीय सूचक का यूज करके वो लोग पता लगा पाते कि ये अम्ल है या भस्म है। तो उसमें जो है क्या क्या यूज होता है आपको बता देते हैं। लौंग का तेल यूज होता है, वनीला भी यूज होता है, इसके अलावा प्याज, ये प्याज भी यूज होता है। लेकिन शकरकंद जो है ना, ये प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ये कैसा है? शकरकंद जो है ये प्राकृतिक सूचक है, तो इसमें ये नहीं है, ये गंध से नहीं पता लगा पाता है। तो इसका आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अब देखिए एक होता है चुकंदर, ठीक है, चुकंदर, चुकंदर कहते हैं उसको, चुकंदर। ठीक है, इसका जो कलर होता है ना, इसका जो रंग होता है कैसा होता है? लाल बैंगनी होता है, लाल बैंगनी। ठीक है, और इसे अम्ल में डालने पर
डालने पर रंग परिवर्तन नहीं होता है, रंग परिवर्तन नहीं होता है, बात को समझिएगा। लेकिन इस चुकंदर को यदि छार में डाल दिया जाए, कहां पे, छार में, तो इसका कलर पता है कैसा हो जाएगा, इसका रंग हो जाता है पीला। याद रखिएगा, जिसका जैसा गुण है वो अपने गुण को उसमें बरकरार रखता है। जैसे इसका भी गुण हल्का अम्लीय होता है, तो अम्ल में डालने से क्या होता है, इसके रंग में परिवर्तन नहीं होता है। बोलेगा चुकंदर ये कैसा प्राकृतिक सूचक है, इसे अगर हम क्या करें, अम्ल में डालेंगे तो इसका कलर लाल और बैगनी ही रहेगा, ठीक है, लाल बैगनी कलर का ही रहेगा। लेकिन इस चुकंदर के रस को अगर हम क्या करें, छार में डाल देंगे, तो छार में डालने के बाद इसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय वेरी मच।